वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नैना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आरू कहना क्या चाह रही है, मगर फिर भी वे उसके कहे अनुसार ही करती और कुछ पल बाद ही स्टूडेंट में से एक प्लेयर बिना आरू की ओर ध्यान दिए फुटबॉल पर तेजी से वार करते हुए उसकी दिशा में उछाल देता है और कुछ दूर पर खड़े नैना जल्दी से उसकी ओर बढ़ती है। लेकिन उसके आरू के पास पहुंचने से पहले ही रिदांश के आरू के लिए अपॉइंट किए हुए 4 हट्टे-कट्टे स्पेशल गार्ड उसकी सुरक्षा ढाल बनकर उसके सामने आ खड़े हुए थे। उनमें से ही एक गार्ड ने आरू की ओर आती फुटबॉल में से इतनी जोर से मारा कि फुटबॉल हवा में उछलकर हवा में ही गायब होते हुए एक कॉलेज की बाउंड्री क्रॉस कर गई। तो ये देखकर वहां मौजूद स्टूडेंट के मुंह खुले के खुले ही रह गए थे, जिनमें नैना भी शामिल थी। एक गार्ड आरू और लाइट मैम, आरू क्या है ये सब, और आप लोग इतनी देर से मुझ पर नजर क्यों रखे हैं? दो गार्ड ने बॉस की आर्डर है कि आप की सेफ्टी का ख्याल रखे। आरू नाराजगी से थैंक्स बट नो थैंक्स, और अपने बॉस को कहिएगा कि मैं अच्छे से अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, इसलिए उन्हें नहीं तो कम से कम मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए आप लोग जाए यहाँ से। गार्ड सॉरी मैम, पर हम बॉस के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। आरू इरिटेट होकर फोन कीजिए अपने बॉस को। ओके गार्ड, ओके मैम। इतने कहकर गार्ड रिदास को फोन करता है और एक ही रिंग पर रिदास उसका फोन पिक कर लेता है, जैसे मानो उसे पता था कि ये कॉल जरूर आएगा। गार्ड हम बॉस में हम आपसे बात करना चाहते हैं। बॉस ही लीजिए में हम फोन दो। गार्ड उस बॉस यस बॉस। आगे गुस्से में गार्ड के हाथ से फोन लेते हुए चाहते क्या है आप? आखिर रिदास बेफकरी भरे लहजे में बस इतना कि वापस आ जाओ यहाँ से, और बाकी आ जाने के बाद बता दूंगा सो जान ही लोगी। तुम और फ्रस्ट्रेट होकर ज्यादा बनिए मत। और ये जो सुबह से लोग आपने छुपा कर मेरे पीछे लगाए हैं ना, इन्हें कहिए कि यहाँ से जाए और मेरा पीछा छोड़े। रिदांश फोन पास करो गार्ड को। एक पल को तो रिदांश की बात सुनकर आरू भी हैरान थी कि आखिर कैसे इतनी आसानी से रिदांश ने बिना किसी बहस के उसकी बात मान ली, और अपने शक को यकीन दिलाने के लिए आरू को फोन पर स्पीकर पर डालकर गार्ड की ओर बढ़ाकर मुझसे बात करने के लिए कहती है। गार्ड यस बॉस। रिदांश बॉस लहजे में कोई नीड नहीं अब मेरी वाइफ को छुपते छुपाते प्रोटेक्ट करने की। गार्ड ओके बॉस। आरू रिदांश की बात सुनकर एक पल को चैन की सांस लेती है, लेकिन अगले ही पल रिदांश की बात सुनकर आरू के छिड़कर खून जलने और फ्रस्ट्रेशन की कोई सीमा ही नहीं रही, तो वे गुस्से से फोन को घूरने लगती। रिदांश एक पल बाद इनफैक्ट अब से तुम लोगों को छुपने की जरूरत ही नहीं। अब से हर पल तुम लोग मेरी वाइफ की आंखों के सामने ही रहोगे, और वो जहाँ भी जाएगी उसकी नजरों के सामने उसके साथ साय की तरह रहोगे। क्लासरूम से लेकर कैंटीन तक मेरी वाइफ के चारों ओर एक सुरक्षा कवर की तरह सबके सामने खुले और 24 साथ रहना। अंडरस्टैंड? और रिदांश की बात सुनती है तो और भी ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और वह लगभग गार्ड के हाथ से फोन छीनते हुए फोन का स्पीकर ऑफ करते हुए फ्रस्ट्रेशन से बोलना शुरू करती है। और फ्रस्ट्रेशन अपना रिदांश आरू को टोकते हुए काम डाउन वाइफ, काम डाउन। वरना सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि तुमसे अपने हॉट हस्बैंड से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए तुम इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही हो। आरू गुस्सारो और स्टूडेंट को देखते हुए धीमी आवाज में आखिर आप समझते हैं यहाँ खुद को रिदांश रिलैक्स लेजे में ऑफ कोर्स योर हॉट एंड लविंग हस्बैंड। आरू इरिटेट होते हुए हस्बैंड माय फुट। रिदांश बीच में ही रोकते हुए आरू को और भी ज्यादा इरिटेट करते हुए सच वाइफ माना कि तुम हमारा हस्बैंड जरूरत से ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, लेकिन तुम कॉलेज स्टडी करने गई हो तो कम से कम वहाँ तो मेरा ख्याल अपने दिल जहां से निकाल दो एंड फोकस ऑन योर स्टडी स्वीट हार्ट। आरू चिढ़ते हुए धीमी आवाज में यू नो वोट देखना अब आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कहकर आरू रिदांश का जवाब सुने बिना ही फोन कट कर देती है, और गार्ड नैना को गुस्से से फोन पर उठाते हुए नैना को लेकर वहां से आगे बढ़ जाती है। टॉम की रिदांश को सारी बात बताने की बात सुनकर ही पिरसा की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, और वो पूरे रास्ते मुंह लटकाए इसी सोच में डूबी थी कि यकीनन घर पहुंचकर उसकी सबसे और खास उसके करके रिदांश से अच्छे से क्लास लगने वाली है। और ये डर अंदर ही अंदर पिरसा को डराया जा रहा था। टॉम ने कब गाड़ी को फार्म हाउस पर रोका और पिरसा को अपनी सोच में गुम पाता ही नहीं चला। दूसरी तरफ टॉम ने गाड़ी को पार्किंग एरिया में रोका और गाड़ी से उतरकर उसने प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया और घर के अंदर की ओर चल पड़ा। और जब टॉम ने उसे अपनी गोद में उठाया तब पिरसा की तंत्रा टूटी और टॉम की ओर देखते हुए सोचने लगी कि आखिर कैसे इसे सबको सच बताने से रोके और क्या कहकर वे उसे कन्विंस करे। आखिर में कुछ देर की चुप्पी और सोच के बाद पिरसा ने अपना मौन तोड़ा। पिरसा टॉम गंभीरता से, मेरा नाम सिर्फ टॉम है। पिरसा मौसम से आई एम सो सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। टॉम यू आर सॉरी बिकॉज तुम चाहती हो कि मैं बॉस से तुम्हारी शिकायत ना करूँ। प्राइड पिरसा हम, लेकिन तुम बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं अपने किए के लिए सच में सॉरी हूँ। टॉम पिरसा की बात का कोई जवाब नहीं देता और इसके आगे पिरसा भी कुछ नहीं कहती। इधर दूसरी तरफ जब से पिरसा और टॉम घर से निकले थे तब से ही अनिकेत ने मैं से बात करने की कोशिश में था,
लेकिन पिरसा तब से ही अपने रूम का दरवाजा बंद किए हुए थी और अनिकेत को खुद से डिस्टर्ब ना करने के लिए कहती है और अनिकेत थक हार कर अपनी उलझन लिए वापस नीचे चला जाता है। कुछ वक्त बाद नम्या दरवाजा खोल कर नीचे ही आती कि उसे सीढ़ियों से नीचे की ओर आते देख अनिकेत उसकी ओर बढ़ता है और उसे कुछ कहने को होता है कि नम्या के मुंह से पिरसा का नाम सुनकर अनिकेत भी उसकी नजरों को फॉलो करते हुए दरवाजे पर टॉम को अपनी गोद में पिरसा को उठा हुए देखकर अगले ही पल नम्या के साथ खुद भी जल्दी से उन दोनों की दिशा में पड़ जाता है। नम्या चिंता भरे सवाल में क्या हुआ बेबी आर यू ओके पिरसा डोंट वरी दी मैं ठीक हूँ। अनिकेत फिर टॉम ने तुम्हें ऐसे गोद में क्यों उठाया हुआ है पिरसा डरते हुए भाई दीदी दरअसल मैंने टॉम पिरसा की बात को काटते हुए दरअसल पिरसा बेबी ने ड्राइविंग करने की जिद करी तो मैं उन्हें ना नहीं कह पाया और रास्ता थोड़ा खराब होने की वजह से गाड़ी नहीं संभाल पाई और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उन्हें थोड़ी चोट लग गई। पिरसा टॉम की बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है और नम्या की आवाज सुनकर वे अपने ख्यालों से वापस बाहर आ जाती है। नम्या गुस्से से वे छोटी है नादान है लेकिन तुम तो समझदार हो ना दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा आखिर दी ही क्यों गाड़ी उसके साथ में और अगर भगवान ना करे इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। अनिकेत नाराजी से बिल्कुल ठीक कह रही है मैं तुम्हें पिरसा के साथ उनकी सेफ्टी के लिए भेजा गया था ना कि ऐसी लापरवाही करने के लिए। और पिरसा बीच में टोकते हुए भाई दी गलती सिर्फ मेरी की थी और मैंने ही टॉम पिरसा की बात काटते हो आई एम सॉरी आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और नम्या और तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें दोबारा ऐसी गलती दोहराने का मौका भी देंगे। एनीवे तुम्हारी सजा तो भाई ही डिसाइड करेंगे। फिलहाल पिरसा को उसके रूम में छोड़ो और जाओ यहाँ से। पिरसा सच बताने की कोशिश करते हुए लेकिन दी नम्या सट अपनी पिरसा मैंने तुम्हें अब तो कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको कोई डांट नहीं सहनी पड़ेगी। अभी फिलहाल अपने रूम में जाओ तुमसे मैं बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। नम्या की कहे अनुसार टॉम पिरसा को उसके रूम में ले जाता है। पिरसा टॉम से बात करना चाहती थी लेकिन तभी रूम में नम्या और अनिकेत भी आ जाते हैं और पिरसा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से टॉम पर और बेवजह डांट पड़े तो या उसे सुनना पड़े इसलिए वो खामोशी रहती है। और कुछ पल बाद टॉम वहां से चला जाता है। तभी अनिकेत का फोन बजता है और वो अपना फोन पिक करता है और फोन पर बात करते हुए उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है और वे एक्साइटमेंट में उछलते हुए चिल्ला उठता है और जिसका तो खुशी से उछलता देख नम्या और पिरसा उसकी ओर उत्सुकता भरे इस सामंजस्य से देखने लगती है। निकेत खुशी से चिल्लाते हुए आर यू सीरियस टू डैम ने इससे ज्यादा बड़ी और खुशी की न्यूज हो ही नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। एक और बात वेदांत का जवाब सुनने के बाद इट्स ओके कोई बात नहीं मैं बस जल्द से जल्द यहाँ का सारा काम निपटाकर वापस मुंबई आ रहा हूँ ना यहाँ सब ठीक है बस तू यहाँ वहाँ देखो ओके टेक केयर बाय पिरसा। अनिकेत के फोन रखने के बाद क्या हुआ भाई मुंबई में सब ठीक तो है ना। तभी अभी निकेत से आया आयुष भी वहां आ पहुंचता। अनिकेत खुश होते हाँ मुंबई में सब ठीक है इनफैक्ट ठीक से भी ज्यादा ठीक है और एक बहुत बड़ी अच्छी खुश खबरी है मेरे पास ना। मैं अपना सब्र खोते हुए अगर पहले बुझा ली हो तो मुद्दे पर आ जाओ। अनिकेत खुश होकर बात यह है कि दक्ष को होश आ गया है और वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक भी हो गया है। अनिकेत की बात सुनकर सबके चेहरे पर खुशी भरी हैरानी तैर जाती है और ये सब सुनकर बेहद खुश थे और बस अब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर दक्ष से मिलना चाहते थे। कुछ देर बाद उसको अनिकेत पिरसा के चोट लगने की बात बताता है और आयुष उसे प्यार से डांटते हुए चेक करता है और उसे एक दवा लगाने के लिए देते हुए एक पेन किलर के साथ ही थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सब लोग पिरसा को रेस्ट करने के लिए उसके कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक मिनट पिरसा के लिए खाना लेकर आती है और पिरसा उसे खाना वहीं साइड टेबल पर रखकर जाने के लिए कहती है। पिरसा अपने बिस्तर पर लेटे हुए थी और उसके जहन में सिर्फ टॉम की बातें चल रही थी कि कैसे उसे की वजह से सबने उसे डांटा और आखिर कैसे दक्ष ने उसे बचाने के लिए झूठ बोला कैसे टॉम ने उसे बचाने के लिए झूठ बोला। जाने कितनी देर तक पिरसा ये सारी बातें सोचती रही और आखिर में सोचते सोचते ही उसकी नींद लग गई। अगले दिन पिरसा की नींद सुबह खुल जाती है। दवाई से अब वह काफी हद तक बेहतर महसूस कर रही थी। पिरसा फ्रेश होकर ताजी हवा लेने के लिए नीचे गार्डन में चली जाती है और एक बार फिर उसके जहन में कल की बातें चलने लगती है। दूसरी तरफ आरू का फोन रखने के बाद रिदांश पिरसा को कॉल करता है और जब इधर पिरसा का फोन रिंग करता है तो उस पर रिदांश की वीडियो कॉल आता देखकर पिरसा को थोड़ा डर भी सताने लगता है क्योंकि चाहे जो भी हो कभी भी रिदांश से वे झूठ नहीं बोल सकती थी।
और सच की बात, ये डांस के डांस का डर भी उसे सताया जा रहा था। आखिर में सारी बातों को अपने साइड रखकर वैसा एक गहरी सांस लेते हुए रिदास की कॉल पिक करती है। फिर कॉल पिक करते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ, हेलो भाई कैसे हैं आप, और दक्ष भाई कैसे हैं। रिदास, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और यू से एक पल रुक कर अपनी कुर्सी से फीट लगाते हुए, अनिकेत और निम्या ने मुझे बताया कि कल क्या किया तुमने और खुद को कैसे चोट पहुंचाई। हम फिर गिल्ट भरे भाव से, भाई मेरी दांत से निषाद रिसाद रिधा साथ मगर गंभीरता से भरे भाव से, मुझे जो कुछ नम्या ने बताया था मैंने सब सुना, लेकिन आई वांट टू नो ट्रूथ। फिर सूरी फिर रिदांस की बात सुनकर एक पल को हैरानी से रिदांस की ओर देखती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वे रिदांस के सामने है जो किसी के शब्दों से ज्यादा उसके चेहरे और आंखों के भाव को समझने और पढ़ने में माहिर, और खास करके अपने भाई बहनों से जिन्हें आज जिसे भी काबिल है वे उसी ने बनाया है। रिदांस की बात सुनकर कुछ पल बाद ही फिरसा की आंखों में आंसू भर जाते और रिदांस के सामने किसी अन्य गुनहगार की बात वे अपनी नजर झुका लेते हैं, लेकिन अगले ही पल रिदांस की बात सुनकर वे और भी ज्यादा भावुक उठती है और चाहकर भी अपने आंसू को रोक नहीं पाती। रिदांस बिना किसी भाव के रिदांस अग्निहोत्री को सब बर्दाश्त है, लेकिन अपनों की आंखों में आंसू नहीं पिरसा यू नो मैटर व्हाट दिस सिचुएशन इज बट फॉर यू मी आर ऑलवेज माय लिटिल प्रीशियस डॉल पिरसो एंड ऑलवेज विल बी, चाहे कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी छोटी सी अनमोल गुड़िया हो और हमेशा पे रहोगी। पिरसा रिदांस की बात सुनकर भावुक से, सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी दांस, फॉर डोंट फॉरगेट मोस्ट थिंग। पिरसो, तुम पिरसा अग्निहोत्री हो, कोई आम लड़की नहीं जो इतनी आसानी से कमजोर पड़ जाए। कमजोरी और बेबसी की निशानी में होते हैं, और मैंने हमेशा तो इससे तुम्हें एक ही बात सिखाई है कि सोचिए और समझाए, जैसे भी हो खुद को बेबस और कमजोर मत होने देना, और कभी पड़ भी जाओ तो इस हार्ट इस दुनिया को ये बात कभी जाहिर मत होने देना। ने ये बात एक्सेप्ट करते हुए अपनी जिंदगी में उसे अच्छे से अमल भी किया है, और मैं तुमसे भी जल्द से जल्द ऐसी सिचुएशन को बखूबी तरीके से टेक करने की उम्मीद करूंगा। पिरसा ने आंसू पोंछते हुए, जी भाई डोंट वरी, मैं आगे से आपको निराश नहीं करूंगी। जस्ट नाउ टेल मी व्हाट वाज द मैटर। पिरसा, भाई वो एक्चुअली टॉम क्रूज ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी सबको कहा वे सब झूठ था, और मुझे जो चोट लगी उसमें सारा कसूर और गलती सिर्फ मेरी ही थी, और बेचारे टॉम को तो सबकी बेवजह ही इतनी डांट लगा दी। उसके बाद पिरसा ने रिदांस को कल की सारी बात सच सच बता दी, और सारी बात सुनकर रिदांस बिना किसी भाव के बोझी लहजे में टॉम का नाम पुकारता है, और पिरसा एक पल को उसे असमंजस से देखती है, लेकिन अगले ही पल रिदांस की आंखों को फॉलो करते हुए झट से अपने पीछे की ओर देखती है, जहां टॉम अपने हाथ बांधे किसी सभ्य सैनिक की तरह खड़े हुए रिदांस की दिशा में देख रहा था, जो असल में गार्डन में ताजी हवा लेने के लिए आया था, और रिदांस ने उसे वहां देख तुरंत टोक दिया था। रिदांस बिना किसी भाव के, क्या रिजल्ट है टॉम डोंट वरी बॉस, आपके कहने से पहले ही काम अंजाम तक पहुंच चुका है। रिदांस गुड, तुम्हारी यही बातें मुझे तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। टॉम, थैंक यू बॉस, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। रिदांस पिरसा की ओर देखकर, चाहे ये तुम्हारी नादानी या बचपना था या बेवकूफी, जो भी था उम्मीद करूंगा पहली और आखिरी बार ही था, क्योंकि आइंदा से तुम्हारी इसी लापरवाही को इतनी टाइटली हरगिज नहीं लिया जाएगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, अंडरस्टैंड। पिरसा अपना सर हाँ में हिलाते हुए, जी भाई रिदांस के टेक केयर, आई लव यू, ने कॉल यू लेटर। पिरसा, जी भाई टू यू बाय। रिदांस, भाई इतना कहकर फोन रख देता है। उधर दूसरी तरफ पुलिस नाना रिदांस के गार्ड्स को अपने चारों ओर देखकर फ्रस्ट्रेट से घूम रही थी। नैना, तू क्यों इतना चिढ़ रही है, जस्ट चिल ना, और इरिटेट होते हुए क्या चिल करूँ यार, ये सारे गार्ड जो सुबह से बेताल की तरह मेरे सर पर सवार है, इन्हें देखकर इरिटेट ना हो तो क्या करूँ। लेना तो बस इग्नोर करना इन्हें, तो इतना इरिटेट चिड़ कभी नहीं हुआ करती थी। और गहरी सांस छोड़ते हुए, हाँ ये सब उस बस मासूर की बदौलत है ना। अच्छा छोड़, चल एक काम करते हैं, पहले कैंटीन चलकर कुछ खा लेते हैं। वैसे भी मम्मा ने बताया कि सुबह तू घर से ऐसे ही आ गई थी बिना नाश्ते के, और मैं भी जल्दी से कुछ खाए बिना यूं ही आ गई। और अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं प्रिंसिपल सर से मिलकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। आरू ने किया। इसके बाद आरू प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए उनके केबिन की ओर जाती है, और रिदांस के कहे अनुसार उसके गार्ड्स भी आरू के पीछे चल पड़ते हैं, और ये देखकर आरू बस उन्हें एक नजर घूर कर नैना को प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा कर खुद अंदर चली जाती है। आरू प्रिंसिपल सर से, मैं आई कमन से प्रिंसिपल कम इन। आरू अंदर आते हुए, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड, हाउ आर यू। आरू
बैठते हुए फाइन थैंक यू सर, आप कैसे हैं? सर प्रिंसिपल मैं भी अच्छा हूँ। कहो बेटा कैसे मदद कर सकता हूँ मैं? तुम्हारी कोई परेशानी हो तो नहीं ना तुम्हें यहाँ? आरू सर ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल पिछले कुछ वक्त से मैं छुट्टियों पर थी और आज से ही मैंने वापस कॉलेज ज्वाइन किया है। तो वैसे तो मैंने ना से अपनी लीव सबमिट करवा दी थी, लेकिन फिर भी मुझे आपसे कंफर्म करना था कि अगर मैं अभी अपनी मेडिकल में सबमिट करवा दूँ तो एग्जाम के वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रिंसिपल बस इतनी सी बात, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारी अटेंडेंस भी कंप्लीट हो जाएगी। आरू सर इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि कल को मेरे एग्जाम देने के टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रिंसिपल यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा जी, आखिर तुम्हारा अपना ही कॉलेज है। ये गुरु आरू समंजस जी प्रिंसिपल, अब मिस्टर अग्निहोत्री कॉलेज के ट्रस्टी है तो जाहिर है ये कॉलेज उनके साथ ही उनके वाइफ का भी है और उनका स्पेशली मुझे खुद कॉल आया था कि कॉलेज में तुम्हें किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े और अब तुम्हारे साथ ऐसी फॉर्मेलिटी निभाकर हम मिस्टर अग्निहोत्री को नाराज थोड़ी कर सकते हैं। और इस्माइल के साथ थैंक यू सर, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बाकी स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करें, ना कि किसी की बीवी होने के नाते मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए। प्रिंसिपल श्योर, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तुम भी तो खुश होना चाहिए बिकॉज यू आर क्वाइट लगी आना। लोग ऐसे लाइफ के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। आरू खड़े होते हुए बेशक मैं भी ऐसे लाइफ चाहती हूँ सर, लेकिन मैं अपने दम पर एक पल होकर अब मैं चलती हूँ सर। प्रिंसिपल या से गॉड ब्लेस यू। इसके बाद आना बाहर आ जाती है और नैना उसे लेकर कैंटीन की ओर बढ़ जाती है और दोनों के लिए चीज सैंडविच ऑर्डर करते हैं। नैना क्या हुआ, क्या कहा सर ने? आरू कहना क्या था, बस यहाँ भी उस मस्पासुर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। नैना मतलब आरू नैना को प्रिंसिपल ऑफिस में हुई सारी बातें बता दी। आरू मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या ये चाहते क्या है और क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते। कुछ दूरी पर खड़े गार्ड्स को देकर ऊपर से ये चार चार दानों जैसे मुस्टंडों को और मेरे सर पर सवार कर दिया है। नैना अच्छा ठीक है ना, चल तू छोड़ ये सब, क्यों सोच सोच कर अपना खून जला रही है? टेबल पर आए सैंडविच आरू की ओर सगाते हुए ले तू ये खा, क्योंकि जिस स्पीड से तू आजकल अपना खून चला रही है उसका दुगना और दुगनी स्पीड से तुझे खाने की जरूरत है। तो अब जल्दी से इसे खा और अपनी एनर्जी बढ़ा जो उस भस्मासुर ने चूस ली है। आरू हम इधर और दूसरी तरफ डांस ऑफिस से जल्दी घर पहुंच जाता है। दक्ष अब पहले से कुछ बेहतर था, लेकिन अभी भी कमजोर था। दक्ष अपने रूम में बैठे बैठे और आराम करते करते बोर हो गया था, इसलिए ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया था। श्रेष्ठी दक्ष की डाइट के हिसाब से उसका खाना बना रही थी। दक्ष बोर हो रहा था इसलिए उसने टीवी ऑन कर लिया, लेकिन टीवी में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वे बस लगातार चैनल बदले जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद डांस को घर वापस आता देख दक्ष टीवी ऑफ करते हुए उसकी दिशा में देखने लगता है। डांस भी दक्ष तो वहां बैठा देखकर सीधा उसकी ओर चला जाता है और उसके बाजू में बैठते हुए अपना सर सोफे पर टिका लेता है। दक्ष आज इतनी जल्दी कैसे रिदास? हम बस कुछ खास काम नहीं था। दक्ष को नहीं था, दक्ष काम नहीं था या फिर काम में मन ही नहीं था, मन लगा रिदास दक्ष ये बात कोई जवाब नहीं देता और बस अपनी आंखें मूंद लेता है। दक्ष गहरी सांस लेते हुए मन में कुछ नहीं हो सकता इसका। रिदास कुछ पल बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी आंखें मूंदे हुए कब और कैसे मिला था तो उससे दक्ष अपने भौहें उचकाते हुए आरू से क्या रिदास हम तो तुझे क्यों बताऊं और आखिर तुझे जानना है क्यों? रिदास अपनी आंखें खोलते हुए दक्ष को अपनी पेनी नजर से घूरते हुए अब तो खुद सब बोलेगा या फिर मैं अपने तरीके से बोलवाऊं? दक्ष अपने डर को छिपाते हुए ऊपरी हंसी हंसते हुए अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बस वो तो जरा जरा सी बातों पर सीरियस हो जाता है। मैं बताता हूँ ना सब। इसके बाद दक्ष रिदास को अपनी और आरू की पहली मुलाकात की बात बताते हैं और उनकी आखिर में कैसे वे पहली बार आरू से मिला था और कैसे किस्मत ने उसकी मुलाकात करवाई। रिदास बिना किसी भाव के, लेकिन उस दिन जब मैंने तुझसे फोन पर उस दिन पूछा था कि कौन है वे लड़की, तो तूने आहना का नाम क्यों लिया था दक्ष? और वो तो बस एक गलतफहमी थी, दरअसल असल में तो कुछ और ही था। यूएस रिदास के फोन रखने के बाद बिरसा टॉम की दिशा में पलटी तो टॉम वहां से जाने के लिए मुड़ चुका था। पिरसा की आवाज सुनकर वे वहीं रुक जाता है। पिरसा स्टॉप टॉम को जाना। टॉम ना सख्त नजरों से पिरसा को घूरते हुए अब कौन सी नई शैतानी चल रही है तुम्हारे दिमाग में? पिरसा टॉम के सामने आते हुए मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ते हुए आई एम रियली सॉरी, मैंने जो किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था और आई प्रॉमिस आइंदा से मैं कभी ऐसी बचकानी हरकत नहीं करूंगी और सच्ची में अपने किए के लिए मैं सच में सॉरी भी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो टॉम, गहरी सांस लेकर। अगर तुम सच में सॉरी हो तो फिर पिरसा उठ सकता है तो फिर टॉम गंभीरता से कहते हैं जब इंसान को खुद की अपनी गलती का एहसास हो जाए और उसे अपने किए के लिए पछतावा
भी हो तो उसे माफ कर देना ही बेहतर है। फिर खुश होते हुए तो तुमने मुझे माफ कर दिया। मतलब टॉम नब्बे नब्बे तुले जवाब के साथ हम फिर खुश होते हुए, लेकिन मैं कैसे मानूं कि तुमने मुझे सच में माफ कर दिया है। टॉम लापरवाही भरे से आगे बढ़ते हुए, तो ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मत मानो। फिर जल्दी से टॉम के रास्ते में आकर उसे रोकते हुए, अच्छा अच्छा सुनो तो, अगर तुमने मुझे सच्ची में माफ कर दिया तो तुम तो टॉम अपनी भूल मुस्काते हो तो फिर अपने हाथ टॉम की ओर बढ़ाते हुए, तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। टॉम अब ये क्या बचकानी बात है। देखो लिटिल प्रिंसेस, मुझे बहुत काम है, मेरा रास्ता छोड़ो और हटो मेरे सामने से। फिर से अपने भरोसे पड़ते हुए, पहले तो मैं कोई लिटिल नहीं हूँ, आई एम अडल्ट। दूसरा, अगर तुमने मुझे सच में माफ कर दिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे दोस्ती करने में। मुझे लगता है क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते। टॉम पिरसा की नोटंकी देखकर अपना सर हिलाते हुए, ओके फाइन। टॉम अपना हाथ पिरसा के हाथ की ओर बढ़ाते हुए उसे हैंडशेक कर लेता है। पिरसा का हाथ टॉम के साथ टॉम के हाथ के सामने छोटा और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था, मानो ऊंचे से कीमती मुलायम मखमल के संपर्क में कोई खुरदुरी चीज आ गई और थोड़ा सा जोर देने पर से भर सी ही जी मखमल खराब ना हो जाए। पिरसा खुद खुश होकर तो थैंक यू टॉम, गंभीरता से वेलकम, अब मैं जाओ। पिरसा मुस्कुराकर हम इसके बाद टॉम वहां से चला जाता है और पिरसा भी खुशी खुशी वापस से अंदर की ओर चली जाती है। मुंबई तो नाच बिना किसी भाव के। लेकिन उस दिन जब मैंने तुझसे फोन पर पूछा था कि कौन है वो लड़की, जब तूने आहना का नाम क्यों लिया था दक्ष और वे, तो बस ये गलत फहमी थी। दरअसल असल में तो कुछ और ही बात है। प्लेस पे कुछ रात आरू को गुंडे से बचाने के बाद दक्ष को आरू के उसके होटल ड्रॉप करने के लिए कहा। पहले तो आरू ने डरा होने के कारण मना कर दिया, लेकिन फिर दक्ष के समझाने के बाद आखिर में आरू को भरोसा करने के लिए मान गई और उसके साथ अपने होटल चल पड़ी। दक्ष समझ रहा था कि जो कुछ भी हुआ उस समय आरू थोड़ा डर गई थी और उसका ध्यान भटकाने के लिए दक्ष लगातार उसे बोलने की कोशिश कर रहा था। आहना उस इंसिडेंट और दक्ष की फजूल बातें दोनों से घबराई हुई थी और बस खामोश थी। हालांकि दक्ष ने उससे बात करके उसका मूड लाइट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आरू बस होटल का एड्रेस बताने के सिवा बाकी पूरे टाइम खामोश थी। दक्ष तो मैं बोलने में टेक्स लगता है क्या ना, अभी भी एक मजनबी के डर से असहज हुई थी। अच्छा ठीक है, अब बात ना सही, कम से कम अपना नाम तो बता ही सकते हो। आरू कुछ पल शांत रहने के बाद आहना को बोल, दक्ष थैंक गॉड पिछले आधे घंटे से कुछ तो बोला तुमने। दक्ष की बात सुनकर अभी भी आरू चुप ही रही और कुछ देर तक आरू की चुप पितले जवाब के बाद आखिर में दक्ष भी अभी बाकी रास्ते चुप ही रहा। कुछ देर बाद आरू के बताए अनुसार उसका होटल आ जाता है। दक्ष होटल की तरफ इशारा करते हुए, लीजिए मिस, आ गया आपका होटल और सिम आपको बिना किडनैप के सही सलामत आपकी मंजिल तक छोड़ दिया मैंने। आहना दक्ष को जवाब नहीं देती। उससे पहले कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की, जो कि कोई और नहीं बल्कि नैना थी, उसका नाम पुकारते हुए लगभग दौड़ते हुए उसके पास आई और आरू को अपने गले लगाते हुए कुछ पल बाद खींचकर उसे अपने साथ ले गई। आरू नहीं जानती थी, लेकिन उसके होटल का नाम सुनकर एक पल को दक्ष भी हैरान हुआ था, क्योंकि यह एक इत्तेफाक था कि उसका और आरू का होटल एक ही था। हालांकि दक्ष ने आरू को यह बात नहीं बताई थी। दक्ष और आरू नैना को जाते हुए देख रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आई और दक्ष ने स्क्रीन पर नाम बिल्कुल एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कॉल पिक की। दूसरी ओर से सिखाती रही में कहा, हमने तो तुम अभी तक फ्लैट में मेरे लिए यहाँ तक आने के लिए। दक्ष सोरी सी बैठाट कहीं फंस गया था। बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ। दूसरी ओर से 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट, इतना कहकर दूसरी ओर से फोन कट हो गया और दक्ष ने जल्दबाजी में अपनी गाड़ी होटल से वापस मोड़ ली। 3 दिन गुजर गए थे। दक्ष भी अपने काम और लाइफ में बिजी हो चुका था और ऐसा नहीं था कि आरू से मिलने वाला इंसिडेंट इन बीते 3 दिनों में दक्ष की मसरूफियत के चलते गुजरा गया था या फिर उसे कुछ भूल चुका था। नहीं, ऐसा नहीं था, बस बीते दिनों अपनी मसरूफियत के चलते इस ओर ध्यान नहीं दे पाया था। शाम का वक्त था और दक्ष होटल के गार्डन में टहल रहा था और कुछ पल बाद उसे रिदांश का कॉल आया। रिदांश अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसके फोन पर दक्ष का कॉल आया और उसने दक्ष का कॉल देखकर फोन पिक किया। दक्ष खुशी से है बड़ी, कैसे हो? रिदांश अपने लैपटॉप को देखते हुए, गुड, तुम सुना और कब से आ रहे हो वापस? दक्ष भी अभी तो आने का कोई इरादा नहीं, बाकी देखता हूँ कब आना होता है। लैपटॉप पर नजर डाल के, क्यों नहीं बसने का इरादा है? दक्ष मुस्कुराकर, हाँ यही समझ लो, बस इतना समझ लो कि यहाँ कि हवा में दिल लगा है मेरा। वेदांत पर एक एक्सप्रेशन के साथ ही, और उस हवा का नाम क्या है? दक्ष रानों पर। लेकिन तुझे कैसे मालूम पड़ा कि मैं किस हवा की बात कर रहा हूँ? वेदांत अपने कुर्सी से पीठ टिकाते हुए, लोगों के दिल का हाल जानने के लिए मेरा का मोहताज नहीं होता। दक्ष मुस्कुराकर, यही तेरी इंटेलिजेंस तो तुझे दूसरों से अलग बनाती है। मतलब तुझे तो लोगों की बातों और भाव से ही फट से उनके मन की बातें पता चल जाती है। वेदांत ये सब छोड़ और मुझे बता कि कौन है वे और कहाँ मिला तू उससे? दक्ष खुशी से, यही शिमला में कुछ दिन पहले ही। उसे देखते ही मैं बस अपना दिल हाथ बैठा और फिर कुछ मुलाकात और उसको जाना तो समझ गया कि वे बात लड़कों से कितने लगे। बस फिर मैंने बिना देरी किए उसको अपने दिल की बात कह दी और बस
उसकी हाँ के बाद फाइनली अब मैं कंफर्म कि अपनी पूरी जिंदगी मुझे उसके साथ ही जीना है। रिदास, वाह कांग्रेचुलेसन, इंटरेस्टिंग। नाम क्या है उसका? दक्ष, थैंक्स। और उसका नाम दक्ष। रिदास को अपनी मोहब्बत का नाम पता नहीं वाला था कि अचानक उसकी नजर वहीं उससे कुछ दूरी पर पड़ी। गार्डन में टहलते आरू पर पड़ और उसे देख उसका ध्यान उसके अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दक्ष ने उसका नाम पुकारा। दक्ष कुछ कदम आरू की ओर बढ़ाते हुए आहना आगे आकर आहना कपूर दक्ष ने इतना कहा था और रिदास का इतना सुनना भर हुआ था कि रिदास को लगा कि उसे गलतफहमी हो गई थी। दक्ष ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम उसे आहना कपूर बताया था। आहना अचानक अपना नाम सुनकर पीछे की ओर पलटी और दक्ष को देखा और दक्ष का कान से फोन लगाया उसकी दिशा में बढ़ाई था। कितने भाग से तभी अन्य मौके पर नेटवर्क इशू होने पर रिदास का फोन कट गया और नेटवर्क चले जाने के बाद आखिर में दक्ष अपना फोन अब जेब में रखते हुए आरू की ओर बढ़ गया। इसके बाद दक्ष का आरू से वापस से मिलना और उसे रिश्ता जोड़ना आरू और उसके बीच बड़ी खूबसूरत बाउंडिंग और रिश्ते से जुड़े हर एक बात को दक्ष ने रिदास को बताया और बताया कि जो कुछ उसने आरू के बारे में सोचा और उसी के चलते सजा दी वे असल में पूरी तरह गलत और उसके साथ सराफत नाइंसाफी थी। बोले फ्लैशबैक। दक्ष ने दक्ष, तूने जो भी कुछ किया बेशक से वो मेरी दोस्ती के लिए किया और बेशक तेरी नीयत में वैसा कोई खोट नहीं था, लेकिन जो कुछ भी आरू के साथ बस एक गलतफहमी के चलते हुआ वैसा रास्ता गलत और नाइंसाफी भरा हुआ था। रिदास बिना किसी भाव के जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन बेशक जो होने वाला है उस पर मेरा अख्तियार है। दक्ष बुरी नजर से रिदास को देखते हुए, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में और क्या करने वाला है तू आरू के साथ? रिदास बड़े एक्सप्रेशन के साथ, जब होगा तो पता चल ही जाएगा। गंभीरता से, वेट इट फोन नाउ, आई वांट टू नाउ हर नेम। क्या नाम था उस लड़की का जिसके प्यार में जान देने का सोचने से पहले एक बार भी ख्याल नहीं आया और जिसने इतने मजबूत दक्ष को इतना कमजोर कर दिया कि उसने जीने की चाह ही छोड़ दी थी? टेल में क्या नाम है उसका? रिदास का स्वाद सुनकर हमेशा मुस्कुराते और मुझे आगे किस्म के रहने वाले दक्ष के चेहरे पर दुनिया जहां की गंभीरता और कठोरता छा गई थी और उसने अपने जज्बातों को काबू करने के लिए मैं अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर भींच लिया था। रिदास ने दक्ष को खामोश देखकर गंभीरता से, मैंने कुछ पूछा है तुझसे दक्ष? एंड यू नो वेरी वेल कि मुझे अपने सवाल या बातें रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दक्ष, यू आल्सो नो कि तुझे तेरी किसी भी बातें या सवाल को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन अगर आज मैं खामोश हूँ तो इसका साफ मतलब है कि मैं की रेडियो पे इस मसले पर कोई बात नहीं करना चाहता। कठोर भाव के साथ गंभीरता से, ये हिस्सा मेरी जिंदगी का नासुर है जिसे मैं हमेशा के लिए काट कर फायक देना चाहता हूँ और जिसका जिक्र भी मैं अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता। दक्ष की बात सुनकर रिदास से बस उसकी ओर देखता रहता है। दक्ष गहरी सांस छोड़ते हुए, एनीवे तू मुझे ये बता कि आरू से बात की तूने? देख तो उसे प्यार से मनाना और बात करना, आई एम श्योर कि वे मान जाएगी। रिदास टेबल से पानी का गिलास उठाते और तुझे लगता है कि जो कुछ भी हो उसके बाद तू मेरी बात को सुनेगी? दक्ष जरूर सुनेगी, बस तुझसे जो भी तेरे दिल में है तो उसके लिए जो भी कुछ महसूस करता है उसे वे बता दे, फिर देखना मैं खुद तेरे पास दौड़ी चले आएगी। सी इज रियली स्वीट। रिदास पानी का गिलास वापस टेबल पर रखते हुए, तू आराम कर, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। दक्ष सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए रिदास को देखते हुए, तो इसको समझाना मतलब पत्थर पर मारना खेल लगता है दक्ष, अब तुझे ही कोई दाल बनानी पड़ेगी, लेकिन क्या करूँ? दक्ष अभी यही सोच रहा था कि आखिर क्या करे कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और दक्ष का आइडिया आते ही अपनी बत्ती से दिखाते हुए खुद को शाबाशी देने के लिए अपना कंधा थपथपाता है, लेकिन अगले ही पल अपना हाथ झटके से उठाने के बजाय से उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है, क्योंकि उसके दाएं हाथ की उल्टी हथेली में इतने वक्त से लगातार इंजेक्शन लगे रहने की वजह से उसके हाथों में सूजन आ चुकी थी और जिसकी वजह से उसे इतना दर्द भी महसूस हो रहा था। दक्ष की आवाज सुनकर अभी आई सृष्टि जल्दी से दक्ष के पास आ पहुंचती है। सृष्टि, आर यू ऑल राइट सर? दक्ष ने हाथ को हल्के से हिलाते हुए, आई एम फाइन। सृष्टि दक्ष के हाथ को सूजन देखते हुए, रुके आप, मैं आती हूँ अभी। दक्ष हम इसके बाद दृष्टि वहां से चली जाती और कुछ और बाद फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर वहां वापस आती और दक्ष के हाथों को आराम से पकड़ते हुए उसे सोफे की आम पर रखते हुए उस पर आहिस्ता से दवाई लगाती और दक्ष अपनी आंखें मूंद कर सोफे पर पीछे की ओर अपना सर टिका लेता है, इधर दूसरी तरफ आरू नैना सैंडविच खाने के लिए कैंटीन में बैठे थे और नैना मजे से अपने सैंडविच की एक बाइट लेते हुए आरू को भी खाने का इशारा करते हैं, लेकिन आरू उसे जैसे ही पहली बाइट लेती है तो वापस से उगल लेती है और अजीब सा मुंह बना लेती है। नैना, क्या हुआ आरू? इसमें अजीब सी स्मेल आ रही है। नैना इसमें अपने सैंडविच को देखते हुए, लेकिन मेरा वाला तो बिल्कुल ठीक है, खेल हो सकता है तेरा वाला फ्रेश ना हो तो रुक, मैं भी छोटू को बुलाती हूँ। अरे रहने दो, मुझे नहीं खाना और मुझे तो लगता है तेरा मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। नैना, तू ऐसा क्यों बोलते है? एक मिनट रुक, तू इतना कहकर नैना वहाँ काम
एग्जाम पढ़ने वाले छोटू को बुलाती है और कुछ ही पल में छोटू वहाँ पहुँचता है। छोटू अभी जो तुम देकर गए वे फ्रेश नहीं है। छोटू ने लेकिन दीदी हम तो बिल्कुल फ्रेश लेकर आए थे। नैना छिड़कर तो भैया हमें शौक है क्या झूठ बोलने का या आपसे बातें करने का। छोटू दीदी हमने ऐसा थोड़ी कहा। अरु नैना छोड़ना तो भी क्या इतनी सी बात को बढ़ा रही है। तो हो गया होगा गलती से। छोटू दीदी हम अभी दूसरा ले आते हैं आप रहने दीजिए। अब नहीं चाहिए नैना ऐसे कैसे नहीं चाहिए। हमने एक सैंडविच के पूरे 75 दिए हैं ऐसे ही थोड़ी बर्बाद कर होने दे सकते हैं। अरु नैना को आंखें दिखाते हुए नैना क्या कुछ भी बोले जा रही तू। नैना मैं कुछ भी नहीं कह रही बल्कि बिल्कुल सही कह रही हूँ। छोटू हम अभी लेकर आते हैं बस। अरु अच्छा ठीक है और फिर आप मेरे लिए सैंडविच नहीं बल्कि छोले चावल की एक प्लेट ले आइए। छोटू ठीक है दीदी। इसके बाद छोटू वहां से चला जाते और आरू अपने सर को पकड़ कर बैठ जाती है। नैना क्या हुआ आरू तेरी तबीयत तो ठीक है ना। आरू पता नहीं आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही सर भी बहुत दर्द कर रहा है। नैना तो तूने बताया क्यों नहीं और तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। और उनमें जनों से निकलो तो कुछ करो ना। थोड़ा भावुक होकर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरी पूरी जिंदगी है मेरे जैसे मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ बस होता जा रहा है और मैं बस वक्त के मुताबिक आगे बढ़ रही। खुद की ख्वाहिश खुद की मर्जी सब बस जैसे दब गई है कहीं वक्त के रेत में। मुझे तो ये तक नहीं पता कितने दिनों से पापा कहाँ है और राहुल उसकी भी तो कोई खबर नहीं। सब कुछ बस उलझा नहीं जा रहा है। नैना आरू के हाथ को दबाते हुए उसे सांत्वना देते हुए डोंट वरी आरू ये वक्त भी गुजर जाएगा और तू देखना सब ठीक हो जाएगा। और पता नहीं कब ठीक होगा और होगा भी या नहीं। फिर मैंने फैसला किया कि जब तक डेड और राहुल वापस नहीं आ जाते तब तक अपने घर की जिम्मेदारी खुद मैं उठाऊंगी। मैं कोई जॉब करूंगी लेकिन जब तक अंकल और राहुल वापस नहीं आ जाते तो तुझे घर जाने की जरूरत ही क्या है। तो मेरे घर रहेगी ना आगे पे भी तो तेरा घर है ना। आरू है हाँ है लेकिन नैना मैं खुद की जिम्मेदारी खुद ही उठाना चाहती हूँ अपने दम पर। नैना लेकिन आरू नैना की बात को काटते हो प्लीज नैना समझ मेरी बात को। मैं खुद की पहचान खुद के बलबूते पर बनाना चाहती हूँ और अगर मैं हमेशा यूं ही अपनों के सहारे चलती रही तो कभी अकेले नहीं चल पाऊंगी। और तूने भी तो उस दिन कहा था ना कि खुद की लड़ाई खुद के दम पर ही जीती जा सकती है। नैना का मुंह खुला देख आरू डोंट वरी अगर मुझे कभी किसी भी मामले में तेरी थोड़ी सी भी हेल्प की जरूरत है तो बेझिझक तुझे आकर कहूंगी। नैना प्रॉमिस। आरू मुस्कुराकर पक्का प्रॉमिस। नैना मुस्कुराकर फिर ठीक है। नैना और आरू भी बातें कर ही रहे थे कि कुछ पल बाद छोटू आरू के कहे अनुसार उसके लिए खाना लेकर आता है और आरू चम्मच उठाने को ही होती है कि तभी कुछ लोग हाथों में कई खाने के पैकेट लेकर वहां पहुंचते जो कि असल में मुंबई के सबसे महंगे होटल और रेस्टोरेंट के शेफ और वेटर थे जो स्पेशली आरू के लिए वहां आए थे। और सीधा आरू और नैना की टेबल पर आकर रुकते हैं। रितांश के गार्ड से 2-3 टेबल उठाकर आरू और नैना की टेबल के साथ जोड़ देते हैं और शेफ और वेटर अपने साथ लाए खाने को उन टेबल्स पर रखना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में सारी टेबल लजीज और टेस्टी खाने से भर जाती है और पूरे कैंटीन में लजीज खाने की महक फैल जाती है। चीज पिज्जा चीज बर्गर फ्रेंच फ्राई चिल्ली पराठा गोलगप्पा पेस्ट्रीज कपकेक मंचूरियन फ्राइड राइस आइसक्रीम इत्यादि जिसमें कि अधिकतर सारा खाना आरू की पसंद का था। नैना के तो ये सारा खाना देखते ही मुंह में पानी आ गया था लेकिन आरू ने सारा खाना देखकर रिदांश के गार्ड को नाराजगी से बोला। आरू रिदांश के गार्ड से क्या है ये सब। गार्ड से बॉस ने आपके लिए खाना भिजवाया है और कहा है कि आपकी हेल्थ और खराब हो जाएगी अगर आप ये अनहाइजीनिक खाना खाएगी इसलिए आप ये खाना खाए। आरू नाराजगी से अपने बॉस से कहिएगा कि जितनी मेहरबानी में मुझ पर कर रहे हैं वे काफी है इसलिए उनकी किसी भी मेहरबानी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नैना की ओर देखकर चल नैना यहाँ से हम दूसरे टेबल पर चलते हैं। इतना कहकर आरू अपने खाने की प्लेट उठाकर नैना के साथ दूसरे टेबल पर चली जाती है और चम्मच उठाकर अपने मंगाए छोले चावल को खाना शुरू कर देती है। हालांकि उनका टेस्ट आरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वे जबरदस्ती अपने मुंह में लगातार वो खाना डाल कर सटक रही थी और उसकी हरकत को न सिर्फ नैना बेवकूफी मान रही थी बल्कि वहां मौजूद स्टूडेंट भी उसे असमंजस से देख रहे थे। आखिर में नैना से सब्र नहीं हुआ वो तो अपनी चुप्पी तोड़ गई क्योंकि खाना तो वैसे भी उसकी एक बड़ी कमजोरी में से एक था। नैना जी लग जाते हो आरू तू कैसे बेस्वाद खाना खा सकती है जो दिखने में इतना बेस्वाद है। दूसरी टेबल को इशारा करते हुए देखना कितना टेस्टी खाना है वहाँ और वैसे भी भगवान जी ने कहा है अन्ना से कोई भी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। आरू नैना को भूलते हुए तुझे जाना है तो शौक से जाए लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है। नैना अच्छा ठीक है नहीं जा रहे हैं और न ही खा रहे लेकिन अपनी नाराजगी में इस बेस्वाद खाने को तो जबरदस्ती ठूसना मत कर। आरू बेमन से खाते हुए नहीं मुझे भूख लगी है। इसके बाद नैना आरू को कुछ नहीं कहती। आरू पूरी प्लेट खाने को जबरदस्ती खत्म करके नैना के साथ कैंटीन से बाहर चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय।